सुबह सवेरे पाकिस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूँ हमजा तारक और मैं हूँ आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। और अभी मैं और हमजा कुछ डिस्कस कर रहे थे, एक हमजा ने न्यूज़ ही पढ़ी थी तो आई वॉज सुपर शॉक्ड कि वाकई में हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं। मतलब इतना ज़्यादा हम लोगों के दरमियान गैप है, हम लोग एक दूसरे से इतना दूर हैं कि हम लोग मतलब अपने मतलब अगर फैमिली की बात करें, माँ बाप की बात करें, तो बच्चों और माँ बाप में इतना टाइम मतलब वो टाइम ही नहीं दे पा रहे बच्चों को, और इतना ज़्यादा गैप आ जाता है कि फिर बच्चे जो है वो गलत रास्ते कहने को दुनिया के सामने हम बहुत कामयाब हैं। अच्छा, सरहद पार से ये खबर आई थी, आप सबकी के इल्म में होगी कि शाहरुख खान बॉलीवुड किंग हैं और उनके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया था मुनशियात के इल्ज़ाम में। उस ओके जी, वो नशे के आदी भी हैं, कुछ ख़रीदो फ़रोख्त के मामलात भी हैं, मुख्तलिफ़ इल्ज़ाम आते हैं। ये खबर आई थी 2-3 दिन पहले, आप सब ने सुनी होगी। लेकिन ये खबर के अंदर जब तफ्तीश हो रही थी, वो जेल में मतलब के हवालात में बच्चे को रखा गया था, उस लड़के से जब सवाल किया गया तो उसने ये बताया, एक बात जो बताई, उसने कहा कि जी मुझे अपने वालिद से मुलाकात के लिए, यानी कि शाहरुख खान से मुलाकात के लिए उनकी सेक्रेटरी से टाइम लेना पड़ता, यानी कि और बेटे अक्सर औकात तो मुलाकात हो ही नहीं पाती थी कि वालिद के पास वक्त नहीं होता था और सेक्रेटरी वक्त नहीं दे रही होती थी कि नहीं वो बिजी हैं तो आपकी मुलाकात नहीं हो सकती है। और ये उन्होंने एक वजह बताई है कि जी कि मैं इस तरफ कैसे लग गया, अच्छा, मेरे ऊपर तो ध्यान नहीं सोचने की बात है। और ये लम्हा फिक्रिया भी है कि देखिए कि बेटे को जो है बाप से मिलने में भी वो सेक्रेटरी से टाइम लेना पड़ रहा है, और वो बाप जो है वो इतना मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगी में, अपने कामों में, अपनी कामयाबी को लेके, अपने करियर की अगर बात करें तो इतना करियर ओरिएंटेड है कि बच्चे को टाइम ही नहीं दे पा रहा, और इतना ज़्यादा गैप आ गया जिसकी वजह से बच्चा जो है वो गलत कामों की तरफ लग पड़ा है, और इतना ख़तरनाक काम है जिसकी तरफ वो लग पड़ा है। मुनशियात की अगर हम बात करें, वो उसका आदी हो गया, क्योंकि वो उसको डिप्रेशन होता होगा, एंजाइटी भी होती है कि मैं अपने पेरेंट्स से बात कर सकूं, लेकिन वो नहीं कर सकता, तो उसलिए वो इस कामों में लग गया। दूसरी बात, आपका चेक नहीं है ना अपने बच्चे के ऊपर, चेक बैलेंस रखना भी बातचीत जरूरी नहीं हो रही कि उसको मसाइल क्या है। ये एक वजह हो सकती है उन वजूहात के अंदर, कि और भी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। हम आमतौर पर कहते हैं बच्चे बिगड़े हुए हैं, बच्चे ख़राब होते हैं, माँ बाप का इन्फ्लुएंस नहीं होता बच्चों के ऊपर, माँ बाप घबरा रहे होते हैं बच्चों से कोई बात करते हुए। लेकिन अब बच्चे का मौक़िफ़ तो देखें कि मुझे अपने बाप से मुलाकात के लिए सेक्रेटरी से वक्त लेना पड़ता है, और बेशतर औकात हमारी मुलाकात नहीं हो पाती है। ये है वो गैप। आपकी कामयाबी, आप अब क्या इसको कामयाबी कहेंगे देखने को दुनिया के लिए, तो आप एक कामयाब शख्स हैं, आप हीरो हैं, और लाइक करियर ओरिएंटेड आप इतने ज्यादा हो गए हैं कि फैमिली मूवीज आपने इतनी कर रखी हैं जिसमें ये है कि जी कि फैमिली को जोड़ के रखना चाहिए, तमाम चीजें हैं, और अपनी फैमिली से दूर है। तो ये हम इसलिए ये हम शाहरुख खान पे तनकीद नहीं कर रहे हैं, ये हम ये बात कर रहे हैं कि हम सब के अंदर छोटा छोटा शाहरुख खान कहीं पर मौजूद है कि हम इतने करियर ओरिएंटेड हैं, इतना हम अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे होते हैं, बिजी हो जाते हैं कि हम अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे होते हैं। आपके बच्चे बहुत ज्यादा टाइम मांगते हैं, आज की दुनिया बहुत ज्यादा तेज है, अपने बच्चों को वक्त दें। सिर्फ बच्चों की कोताही पर यही ना कह दिया जाए कि जी ये तो बच्चे की गलती है। बिल्कुल ऐसी हम हमेशा ये बात कर भी रहे होते हैं कि जो फैमिली है वो फैमिली टाइम होना चाहिए, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। फैमिली टाइम अब बिल्कुल कम रह गया है। अगर हम बैठे भी हैं साथ तो हम फ़ोन यूज़ कर रहे होते हैं, हम फैमिली टाइम नहीं, मतलब प्रॉपर हम उनको टाइम नहीं देते। जब आप इतना टाइम नहीं देंगे और उनका ख्याल नहीं रखेंगे और चेक इन बैलेंस खास तौर पे बच्चों पे नहीं रखेंगे, तो फिर बच्चे जो हैं वो इस तरफ चले जाएंगे, और आप जो है अपना करियर बनाते बनाते ही अपनी जो लाइफ है वो इस तरफ ले जाएंगे। और आप कितने कामयाब हैं फिर अपने बच्चों को देखते हुए इस बात का फैसला कीजिए। तो अपनी चीज़ों को देखिए, ये मत आज कहिए कि जी कि देखा है शाहरुख खान ने ये कर दिया, वो अपने बच्चे को टाइम नहीं देता था। ये देखिए कि हम कितनी कोताहियां कर रहे हैं। इस बात को शेयर करने का मकसद सिर्फ ये है कि हम अपनी कोताहियों पर नजर डालें और देखें कि हम कहां पर गलत हैं। वो शाहरुख खान का जो बेटा है वो हमजा, जब वो ये बात बता तो वो रो भी रहा था, और जैसे वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर रोया, तो ये मतलब कितनी सेंसिटिविटी, हाँ ये बच्चे कितने सेंसिटिव हो जाते हैं जब उनको पेरेंट्स सही तरह से तवज्जो नहीं दे रहे होते हैं। तो प्लीज़ ये ख्याल रखें, अपने बच्चों को टाइम दें, क्योंकि बच्चे जो हैं फिर आपके को बाद में टाइम देंगे जब आपको ज़रूरत होगी उनकी। अब आपके दरमियान बॉन्डिंग क्या है? और वो कहने को तो दुनिया के लिए आपकी औलाद हैं और आप उनके वालिदैन हैं, लेकिन क्या वो ताल्लुक़ है आपके दरमियान? वो ताल्लुक़ ही जब नहीं है तो फिर नामी रिश्ते रह जाते हैं और उसके असरात भी
कुछ अच्छे नहीं हो रहे होते हैं। हम बात करेंगे चेयरमैन नैब के हवाले से, बहुत ज़्यादा बातें हो रही थीं और अब एक नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम का मुसवदे की मंजूरी दी है। वज़ीर आज़म ने हुकूमत आज चेयरमैन नैब की तकर्री से मुतल्लिक ऑर्डिनेंस लाएगी और वफाकी हुकूमत ने नए चेयरमैन नैब की तैनाती तक मौजूदा चेयरमैन जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को ओहदे पर बरकरार रखने का ऐलान भी किया। अच्छा, वज़ीर आज़म की हिदायत पर नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का मुसवदा फ़ाइनल कर लिया गया और हुकूमत ने अपोजिशन लीडर से मुशावरत की शिक भी शामिल कर ली है। अगर बात करें अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की, तो उन्होंने इस फैसले की तस्दीक भी की है और चेयरमैन नैब को हटाने का तरीक़ाकार जो है वो नई तरमीम में वाज़े भी कर दिया गया। अच्छा, 2-3 चीज़ें फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी कि अपोजिशन लीडर से बिल्कुल भी मुशावरत नहीं की जाएगी, कोई बातचीत नहीं होगी और यही कि वो उनके ऊपर मुकदमात हैं और उनसे कैसे चोर से कैसे पूछा जा सकता है, तो ये सारी बातें उन्होंने की। लेकिन उसके बाद अटॉर्नी जनरल का बयान हो, वफाकी वज़ीर कानून का बयान हो, इन दोनों की बातें सामने आई और इन्होंने कहा कि नहीं, वज़ीर आज़म अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे और इस शिक को बरकरार रखा गया है। बिल्कुल ऐसी है। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा, आपको वो सुना देते हैं। शहबाज शरीफ पूछ के अगला चेयरमैन लगाना ऐसा ही होगा कि हम चोर से पूछें कि आप बताइए आपका तफ्तीशी कौन हो। हम शहबाज शरीफ साहब से कंसल्टेशन नहीं करेंगे। कल इस ज़मन में ऑर्डिनेंस जो है वो आएगा जो इस लकूना को दूर करेगा। अगर लीडर ऑफ द हाउस या लीडर ऑफ द अपोजिशन में से कोई शख्स जो है मुलव्वस है नैब के केस में, तो फिर कंसल्टेशन का तरीका क्या होना चाहिए। लेकिन इससे बेहतर होता कि अपोजिशन लीडर ऑफ द अपोजिशन को बदल लेती और हम एक ऐसे आदमी से कंसल्टेशन करते जिसके ऊपर कोई इल्ज़ामात नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग के। जी, फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा ये आपने सुना। हम बात करेंगे तमाम तर मामले के ऊपर। सदर पिल्डाट अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बिलाल महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर। सर, सारा मामला है, हुकूमत कुछ कंफ्यूज नज़र आ रही है। फवाद चौधरी साहब कुछ कह रहे हैं, वज़ीर कानून जो है वो कोई और बात कर रहे हैं। पहली बार पार्लिमानी जो कमेटी है उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। आप क्या समझते हैं? एक तरफ तो ऑर्डिनेंस है, तमाम फैसले गवर्नमेंट खुद ही करती जा रही है। पार्लिमान की सुप्रीमेसी के हवाले से बताइएगा कि अगर ठीक है ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है इनके मुताबिक, लेकिन हर मामले पर लाया जाए तो फिर क्या असरात होते हैं, और साथ ही पार्लिमानी कमेटी फिर भी मौजूद होगी। अगर वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इख्तलाफ रहता है तो मामला उधर चला जाएगा। आप कैसे देख रहे हैं सारे सिनेरियो को? आपने ठीक कहा कि हुकूमत इस सारे मामले में कंफ्यूज नज़र आ रही है। इसकी पोजीशन मुस्तकिल बदलती रही है और कल तक जो पोजीशन एक वज़ीर ने बयान की थी वो अब बिल्कुल टोटली चेंज हो गई है वज़ीर कानून के मुताबिक। अब असल चीज़ तो बारीक बीनी से उस वक्त देख सकेंगे जब ये ऑर्डिनेंस का मुसवदा सामने आएगा, लेकिन मेरे ख्याल में उनके कानूनी मुशीरों ने वज़ीर आज़म को शायद ये बताया है कि कायदे हिज़्ब इख्तलाफ से कंसल्टेशन ना करने वाली ऑप्शन कानूनी तौर पे गालिबन डिफेंडेबल नहीं होगी और वो शायद अदालतों में जब चैलेंज हो जाएगी तो उसके नतीजे में ये मामला लपेटा जा सकता है। तो इसलिए ये फैसला तो सही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन से कंसल्टेशन होनी चाहिए, इसलिए कि कानून में यही लिखा हुआ है। अब अगर वो कुछ मुकदमात में मुलव्विस भी हैं तो भी उससे पोजीशन नहीं बदलती क्योंकि वो कन्विक्ट तो नहीं हुए हैं। दूसरी बात, ये जो पार्लिमानी कमेटी की आपने कही है, मेरे ख्याल में ये अच्छी डेवलपमेंट है। अगर गौर से देखना पड़ेगा कि उसके अंदर पार्लिमानी कमेटी को क्या पावर्स हैं और उसकी कंपोजिशन क्या होगी, लेकिन अगर डेडलॉक हो जाए हुकूमत और अपोजिशन लीडर के दरमियान तो फिर कोई रास्ता होना चाहिए और इसलिए पार्लिमानी कमेटी मेरे ख्याल में एक अच्छी डेवलपमेंट है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा तहरीक इंसाफ की अगर हम बात कर लें, वैसे तो हम देखते हैं कि शख्सियात के बजाय इदारों की मजबूती की बात करते हैं, लेकिन क्या वजह हो ये कि ऐसे चेयरमैन को एक्सटेंशन देने की बातें हो रही हैं जिन पर बहुत ज़्यादा एतराज़ात भी किए जा रहे हैं, और इससे आप नहीं समझते कि अवाम में मनफी तासुर जाएगा कि तहरीक इंसाफ तो अपने मौक़िफ़ की ही नफ़ी अब कर रही है? जी बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल मनफी तासर जाएगा और दो तरीके से जाएगा। पहली बात तो यह है कि इस हुकूमत को यह मालूम था कि 9 अक्टूबर 2021 को मौजूदा नैब के चेयरमैन रिटायर हो जाएंगे। ये जब इस हुकूमत को टेक ओवर किया था 3 साल पहले तो उस वक्त भी उसे मालूम था। तो ये इसके ऊपर अगर पहले से 1 महीने पहले 2 महीने पहले इस किस्म के इंतजाम कर लेते और फिर उसका ताकि आखिरी 11th आवर पे ये सब कुछ ना करना पड़ता, तो इससे ये जाहिर है कि जो गवर्नेंस के ऊपर ग्रिप है, जो चीज़ों के अंडरस्टैंडिंग के ऊपर ग्रिप है, वो बहुत कमज़ोर है। दूसरी बात यह है कि ये वाकई एक पर्सन स्पेसिफिक लॉ होने का तासुर देगा और यूँ लगेगा कि जैसे हुकूमत को
कोई अपने पसंदीदा शख्सियत की एक्सटेंशन मतलूब है। ये भी एक बुरा असर देगा, क्योंकि पीटीआई का मौकफ बहुत एक हाई पेडेस्टल पे रहा है। वो ये कहते रहे हैं कि ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे ये लगे कि वो किसी हुकूमत की या किसी फर्द की फेवर करने वाला शख्स को अपॉइंट किया जा रहा है। तो इससे तो ये तासुर जाएगा, और ये दोनों तासुर हुकूमत के लिए अच्छे नहीं हैं। बिल्कुल ठीक है। अगर हम बात करें एक्सटेंडेबल की, कि क्या जो चेयरमैन नैब हैं उनकी तैनाती हुई है, उसको एक्सटेंड हो सकता है कि नहीं, ऑर्डिनेंस में उसको भी क्लियर कर दिया जाएगा। तो जब तक मुत्तफिक नहीं हो पाती हैं दोनों पार्टीज़ यानी कि हुकूमत और अपोजिशन, तब तक वही चेयरमैन नैब रहेंगे। तो अपोजिशन के पास क्या ऑप्शन होगी कि वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और दूसरी तरफ बातचीत भी होती रहेगी, अपने नाम भी सामने आते रहेंगे। आपको लगता है कि ऑपोजिशन फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी? देखिए, ये एक्सटेंडेबल वाली बात भी, और ये जो ऑर्डिनेंस के बारे में बताया गया है कि उसमें उनको रीअपॉइंट किया जा सकता है, और किसी और फॉर्मर नैब चेयरमैन को भी रीअपॉइंट किया जा सकता है। तो ये महज एक मेरे ख्याल में एक चीज़ों को इस तरह से बयान करने की कोशिश है कि लोग ये समझें कि ये पर्सन स्पेसिफिक कानून नहीं है, लेकिन लोग समझ जाते हैं कि ये पर्सन स्पेसिफिक ही है, क्या उसे रीअपॉइंटमेंट कहें या उसे एक्सटेंड कहें। तो ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। हुकूमत को ये चाहिए कि वो फिलफोर कंसल्टेशन करके किसी नए शख्स को करें। ये रीअपॉइंटमेंट वाली बात और पुराने रिटायर्ड नैब के चेयरमैन को भी लाने की बात, ये बिल्कुल ही गैर मुनासिब बात है। सर ये बताइएगा, एक्सटेंडेबल नहीं होगा, इसका जो एक वजह थी वो ये थी कि कोई भी शख्स आराम से काम कर सके, और दूसरा उसको किसी भी फायदे की तवक्को ना हो, ताकि वो बिल्कुल बायस्ड ना हो, अनबायस्ड होकर काम कर रहा हो। लेकिन यहाँ से वो रूह तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि अगर उसको तवक्को रहेगी कि ये एक्सटेंड भी हो सकता है, तो मैं जो भी मौजूदा गवर्नमेंट होगी, क्योंकि ये सिर्फ इस दफ़ा के लिए तो नहीं होगा, ये तो हमेशा के लिए हो रहा होगा, तो जो भी मौजूदा हुकूमत होगी उसके लिए लीनियंसी तो नज़र आ रही होगी। बिल्कुल दुरुस्त है, और यही देखिए, यही स्पिरिट है कानून की। इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स की तकर्री के लिए और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए वहाँ पे भी फिक्स टर्म होती है और नॉन एक्सटेंडेबल होती है, और फिर उनको रीअपॉइंट भी नहीं किया जा सकता। तो यही स्पिरिट इसकी थी कि उसको ये ख्याल ही ना गुजरे कि मैं कोई फेवर हासिल करूं गवर्नमेंट से और अपने आप को एक्सटेंड करा लूं, और उसके दौरान फिक्स बिल्कुल ठीक है। इस कानून की स्पिरिट को भी देखना होगा, और ऑपोजिशन इसके खिलाफ है। ऑपोजिशन का यही कहना है कि हम लाजमी तौर पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हो। शुक्रिया आपके अहमद बिलाल महबूब साहब, सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। मामला कुछ मजीद उलझता हुआ ही नजर आ रहा है, लेकिन आज जब ऑर्डिनेंस आ जाएगा तो चीज़ें मजीद क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे। अब हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोविड की, क्योंकि जो उसकी 4th वेव है अब हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा कम होती हमें नज़र आ रही है, कमज़ोर दिखाई दे रही है। मगर हम देख रहे हैं कि जैसे वेदर चेंज हो रहा है, उसमें हमें डेंगू जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा ख़तरा बनकर सामने आ रहा है। इसके साथ अगर हम बात करें टाइफाइड की, मलेरिया की, तो वो भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और सूरत हाल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो गई है। मसला ये है कि कोविड-19, डेंगू और टाइफाइड की अलामात तकरीबन मिलती जुलती हैं, और हम ये देख रहे हैं कि लोग एक ही तरह से ख़ुद भी इसको डील कर रहे हैं, दूसरा कुछ मुआलिजीन के हवाले से भी बातचीत यही सामने आ रही है कि वो भी तकरीबन एक ही तरह से डील करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। हम अब बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के वाइस डॉक्टर जावेद अकरम साहब। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग डॉक्टर साहब। अगर हम बात कर लें सिर्फ लाहौर की ही, तो गुज़श्ता दिन डेंगू के 150 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हुए हैं। आप देख रहे हैं कि आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में केसेस में मज़ीद इजाफा भी हो सकता है? देखें, डेंगू वायरस की जो इन्फेक्शन है वो 150 के करीब ममालिक में मौजूद है, और ख़ासकर इस खित्ते के ममालिक ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। और पाकिस्तान में 1980 से डेंगू आता रहता है, और ख़ासकर लाहौर में और पंजाब में, क्योंकि जब हमारे गर्मी का ज़ोर टूटता है और सर्दी में दाखिल होने वाले होते हैं, तो तब बरसात का मौसम भी हो जाता है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है एटमॉस्फेयर में। और ये बहुत एक मौजूद मौसम होता है वेक्टर की ब्रीडिंग के लिए। और इस केस में डेंगू में एडिस इजिप्शियाई जो मच्छर है, ये उसकी एक वैरायटी है जिसकी फ़ीमेल इसको ट्रांसमिट करती है, वो कैरी करती है इस वायरस को, क्योंकि ये 4 अक़साम की वायरस हैं, तो किसी ना किसी एक टाइप की वायरस को ये कैरी करती है।
और जब वो खून चूसने के लिए काटती है किसी ऐसे इंसान को जिसको वायरस नहीं होती, तो वायरस उसको मुंतकिल कर देती है। और जब वो मच्छर फिर दूसरे जो फीमेल मच्छर है वो उसको काटती है जो ये कैरी कर रहा है वायरस, और वो अंडे देती है, ब्रीडिंग होती है, यानी कि उसके लिए उनको 1 चम्मच पानी काफ़ी है, साफ़ या गंदे पानी को, तो उसके हज़ारों में अंडे होते हैं और उन अंडों में भी ये वायरस चली जाती है। तो इस वक्त ज़ाहिर है ये शुरुआत है सीज़न की। सही। अनफॉर्चुनेटली ये आगे बढ़ने का शिद्दत से अंदेशा है। अंदेशा ये बढ़ सकती है वबा। डॉक्टर साहब ज़रा ये बता दीजिएगा कि आम तौर पर आवाम की बात कर ली जाए, डेंगू हो, कोरोना हो या मलेरिया हो, इसकी अलामात में फ़र्क नहीं कर पाते। इवन पहले तो कोरोना का इलाज भी मलेरिया की दवा से किया जा रहा था। अगर किसी के जिस्म में अलामात वाज़े होना शुरू हो जाएं तो ये कैसे फ़र्क किया जा सकता है? ख़ुद से फ़र्क हो सकता है या फिर मुआलिज ये फ़र्क कर सकता है? देखें, अवाम को तो पता नहीं चल सकता। अवाम का काम ये है कि अगर उनको आजकल के मौसम में बुखार होता है, जिसमें बुखार की कई वजूहात हो सकती हैं, नज़ला ज़ुकाम ऑर्डिनरी वाला भी हो सकता है, मलेरिया भी हो सकता है, टाइफाइड भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है और कोरोना भी हो सकता है। उसका यही काम है कि किसी मुस्तनिद डॉक्टर या मुस्तनिद हॉस्पिटल में जाए। कोरोना आम तौर पे जो डॉक्टर्स हम देखते हैं वो एक नज़ला ज़ुकाम की बिगड़ी हुई फॉर्म होती है, यानी कि गले में खराश और फिर फेफड़े की इन्वॉल्वमेंट और खांसी और बलगम और बुखार का होना, ये फितरी अमल है, और बाद में सांस भी चढ़ना शुरू हो जाता है। डेंगू का मतलब ही ये है ब्रेकिंग बोन। इसको ग्रीक में हम ज़बान में इसका मतलब ये बनता है कि ब्रेकिंग बोन। तो इसमें जिस्म में दर्दें बहुत ज़्यादा होती हैं, ख़ासकर सर में दर्द, पखाने लग जाते हैं, उल्टियाँ आती हैं और सर में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। लेकिन आम तौर पे हो सकता है, लेकिन बहुत कम चांस होता है कि आपको फेफड़े की अलामात हों, खांसी वगैरह, बलगम वगैरह, क्योंकि ये प्रीडोमिनेंटली फेफड़े की बीमारी नहीं है। ये खून की नालियों के अंदरूनी हिस्से में जो टाइल्स लगी होती हैं, जिनको मेंडोथेलियल कहते हैं, उनको अफेक्ट करती है। और फिर डेंगू में ब्लड प्रेशर आपका लो होने का खदशा होता है और आपके पेट में और या फेफड़ों में पानी इकट्ठा हो जाता है, फेफड़े के बाहर, अंदर नहीं, यानी कि प्लूरल एफ्यूजन जिसमें झिल्ली में इकट्ठा हो जाता है और पेट में भी पेरिटोनियम में हो जाता है, जिसको हम असाइटिस कहते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ये तो है कि हमने डिफरेंशिएट कर दिए इन दोनों को, लेकिन अब जिस तरह की सूरत हाल है, इनिशियल अभी स्टार्ट ही हम कह लें कि डेंगू का है, तो इस पर हमें काबू पाने के लिए कौन से इकदाम करने की अभी ज़रूरत है? समझता हूँ कोई भी हुकूमत इसको कामयाब नहीं हो सकती जब तक कि अवाम, पूरा सोशल स्ट्रक्चर आपका इसके लिए मुतहरिक नहीं होता। हम अपने घर के अंदर तो हमें ही करना पड़ेगा। जहाँ हमारी अगर टैंकी है पानी की और उसका ढकना नहीं लगा, तो किसी गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट करना कि वो जाके देखेगी सबके ढकने। और बहुत टायर अगर पुराने पड़े हैं तो टायर को तलफ करें, बजाय इसके कि टायर आपकी ख़राबी करें, इसकी उसके अंदर पानी खड़ा हो और ये इस तरह वहाँ ब्रीडिंग हो। तो इसलिए हमें मिलजुल के इसको साफ़ सुथराई के साथ इसका मुकाबला करना है। और ये एक हकीकत है कि इसमें हमें इंटर सेक्टोरियल हार्मोनी बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का डिपार्टमेंट है, चाहे वो वासा है, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट है, चाहे वो आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है या लोकल गवर्नमेंट है। इन सब को बेइंतहा मुतहरक होना चाहिए। स्कूल एजुकेशन को बिल्कुल ठीक है, सबको मिलकर इसका मुकाबला कर रहा। वाइस चांसलर UHS हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे और हम सब की जिम्मेदारी है इसके अंदर। और अब तो बेशतर लोग हैं, मैंने तो एक पूरी फैमिली को देखा है जिनको डेंगू हो गया। बिल्कुल ऐसी एहतियात करें, क्योंकि एहतियात इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें यहाँ पे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं ब्रेक के बाद।